अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हुकूमत के पास बड़े महदूद ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि जहां पर हम देखते हैं कि इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होती नजर आती है, वहीं दूसरे ही लम्हे ये एहसास होता है कि हुकूमत की तरफ से गलत पॉलिसीज़ के नतीजे में या फिर ऐसी पॉलिसीज़ के नतीजे में जिसमें मुताल्लिका हल्कों को एतमाद में नहीं लिया जाता है, ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो आज सारा दिन इस्लामाबाद में देखने को मिला। एक तरफ PWD के मुलाजमीन एहतजाज करते रहे, दूसरी तरफ ताजिर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल की और एक कामयाब हड़ताल की, और उनका एहतजाज भी आज सारा दिन जारी रहा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जिस रिजिड बिहेवियर का सामना आज हमें करना पड़ा, उससे लगता यह है कि ताजिर बरादरी के मुतालबात किसी तौर भी माने नहीं जाएंगे, बल्कि उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि वो तमाम के तमाम मुतालबात रद्द कर दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि माशी तौर पर इसका क्या नुकसान होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बाकी सियासी जमातों की तरफ से भी इन तमाम एहतजाजों के ऊपर कोई खास रिएक्शन नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ JUIF जैसी जमात एहतजाज को सपोर्ट तो करती है, लेकिन अपोजिशन की बाकी जमातें और खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है, सिवाय यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के किसी और की सपोर्ट में आके निकल नहीं आई, और ना ही उन्होंने बातचीत करके इस मसले को हल कराने की कोशिश की। ऐसे में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अभी तक वाज़े तौर पर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि उनके अपने गिरद मसाइल का एक ऐसा अंबार लग चुका है, जिसके बाद लगता ही है कि कानूनी तौर पर जो इशूज़ हैं उनसे निपटने के लिए उनकी पहली तरजीह ये है कि उन उमूर से निपटा जाए। ख़ासतौर पर 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाला जलसा, और अब इत्तलात ये हैं कि 15 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से भी इजाज़त तलब कर ली गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक, उनको मद्देनजर रखते हुए किस तरह एक यूनानिमस पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से वो अपना जलसा इन दोनों बड़े शहरों में मुनक्किद करते हैं। इसी पूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा जैन कुरैशी साहब प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि मैं सियासी गुफ्तगू से पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में आज सारा दिन होता रहा, उससे आपको क्या लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ गलत हैं? जहां IMF से एग्रीमेंट की बात होती है, FBR रिफॉर्म्स की बात होती है, टैक्स नेटवर्क में लाने की बात होती है ताजिर बरादरी को, वहीं एहतजाज और दबाव इन कम्युनिटीज़ की तरफ से शुरू हो जाता है। तो एक सियासी जमात के वर्कर की हैसियत से आपका क्या रिएक्शन है जो कुछ आज इस्लामाबाद में हम देखते रहे सारा दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने शो में दावत दी। देखें, जहाँ तक तो जो आज इस्लामाबाद में एहतजाज होता रहा है और डी चौक का रुख जो किया है पाकिस्तान के शहरियों ने, उसकी वजूहात सामने आई हैं। वो ये है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से 2-3 चीज़ें हुई। हुकूमत ने सबसे पहले ऐलान किया कि PWD के महकमे को हुकूमत बंद करना चाह रही है। ये हुकूमत ने नहीं बताया कि जो लोग PWD के महकमे में काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे। आज जहाँ मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जहाँ मुल्क के अंदर महंगाई की शरह बढ़ रही है, आज जहाँ मुल्क के अंदर बिजली के बिल लोगों से नहीं पे किए जा रहे, जहाँ आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने हैं, वहाँ पर अपने जुम्बश कलम से एक ही गो में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर ये तशवीशनाक बात है। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के बारे में भी ये कहा गया कि जी इसको बंद करना चाहिए। मेरा जाती मानना यह है कि यूटिलिटी स्टोर जो है हुकूमत की सब्सिडी के बगैर भी चल सकते हैं, कंपेटिटिव भी हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हुकूमत ने जो इसमें फैसला किया है, इससे डायरेक्टली 17,000 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो अफेक्ट होते हैं, और इसका इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितने खानदान होंगे। पाकिस्तान के हर जिले की हर तहसील में यूटिलिटी स्टोर का दफ्तर है, की दुकान है, और हर कोई इससे अफेक्ट होता है। हुकूमत को अपने इन फैसलों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। अगर आपने कॉस्ट कटिंग मेजर्स करनी है, अगर आप कहते हैं कि जी हमने IMF की शराइत पूरी करनी है, हमने अपने मेजर्स को कट करने हैं, तो फिर सेनेट और नेशनल असेंबली को, ऐवान सदर को और वज़ीर आज़म हाउस को, जो आपने 200% के जो इन्फ्लेशनरी बजट्स दिए हैं, जो इनकी ग्रांट्स के अंदर आपने इजाफा किया, आपको वो नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने अगर कॉस्ट कटिंग मेजर्स करने हैं तो सबसे पहले उनको अपना पेट चाक करना चाहिए, सबसे पहले अपने अखराजात पे कंट्रोल करना चाहिए। आए दिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी खरीदे जा रहे हैं, जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं, अपने अखराजात पे कोई कमी नहीं आ रही। अगर कटौती हो रही है तो मुल्क के गरीब के ऊपर हो रही है। आज आपने जो इस्लामाबाद में देखा है, आपने देखा है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, ये बाहर निकले हैं और इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे महकमों को बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे।
बड़े आसानी से हुकूमती एहलकारों ने कह दिया कि जी रीएडजस्ट हो जाएंगे और डिपार्टमेंट्स में। किन डिपार्टमेंट से होंगे? हर डिपार्टमेंट में खपत पूरी हुई हुई है। आपने पहले भी एम्प्लॉयमेंट इसीलिए रोकी थी उन डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये 2, 4, 5 लोगों की बात नहीं हो रही, ये हजारों लोगों की बात हो रही है, और जिनको आज आप बेरोजगार करने जा रहे हैं। हुकूमत को उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। आपने बात की जी सियासी जमातें जो हैं वो इसके अंदर नहीं आ रही। जमात इस्लामी ने कॉल दी, आज आपने देखा शटर डाउन हड़ताल थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की कॉल को की तायद करते हुए उनकी इस कॉल को सपोर्ट किया है। जो ताजर कम्युनिटी है हमारे मुल्क की, आज वो सरापा एहतजाज है, और उसकी वजूहात हैं। आज जो बिल्स बिजली के बन गए हैं, आपने देखा रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि लोगों के घरों की किराए से ज्यादा उनके बिजली के बिल हो गए हैं। आज लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। आज मईशत का पहिया जो है वो बिल्कुल जाम होकर रह गया। आज हमारे मुल्क में सनतकारी जो है रोज कम होती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। वहां पर जहां आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने लोगों को फराहम करने हैं जॉब्स के, आप जिनकी लगी हुई नौकरी है उनके ऊपर रोजगार पे लात मार रहे हैं, तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा जैन साहब, चले ये तो लगता नहीं है कि इस वक्त ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत और ताजिर बरादरी दोनों ही रिजिड पोजीशंस पर हैं। सर थोड़ा सा मैं अब सियासी पहलू पे आपसे बात करना चाहूँगी कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया बड़ी उजलत में, फिर उसके बाद इजलास कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। खबरें ये आती रही इस्लामाबाद में कि शायद कोई जुडिशल पैकेज है, चाहे जजेस की तैनाती के हवाले से हो, जजेस के एक्सटेंशन के हवाले से हो, चीफ जस्टिस की। अब ये खबर बिलाखिर आ गई है कि जो जजेस का नंबर है वो बढ़ाने जा रही है हुकूमत। अब इसमें सर पीपल्स पार्टी भी खामोश है, बाकी जमातें भी खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होगा अगर ऐसा कोई एक्टिविटी हुकूमत की तरफ से करने की कोशिश की जाती है अगले सेशन में जब शुरू होगा? देखिए सर, आपने खुद बात कर दी कि ये हुकूमत जो है उजरत में फैसले करती है, और उजरत में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। सेशन बुला दिया, आपने देखा मंडे ट्यूसडे को सेशन हुआ, ट्यूसडे को रात 11 बजे तक सेशन चलता रहा, और फिर आपने 2 दिन की छुट्टी दे दी, मुलतवी कर दिया जुमे के हद तक। अब पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा इसमें अलहदा इस्तेमाल होता है। जो लोग सारे पाकिस्तान से मेंबर्स जो हैं तुल अर्ज़ से सेशन के लिए आते हैं, उस पर खर्चा अखराजात अलहदा होते हैं, और उसका निकलता कुछ भी नहीं है। इन्होंने बात की कि जी इन्होंने जो है लेजिस्लेशन करनी है, हुकूमत की तरफ से कोई लेजिस्लेशन ना आई। इनकी नंबर गेम पूरी नहीं थी, इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्यूसडे को प्राइवेट मेंबर्स बिल डे के ऊपर प्राइवेट मेंबरान से बिल्स पास करा दिए। अब इसके ऊपर 2-3 बड़ी बुनियादी बातें हैं जो करने वाली हैं। पहली बात ये कि आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है, जहां जितने वो होने चाहिए हैं, इतने बड़े फैसले करने जा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को मनसूख करने जा रहे हैं। तौहीन अदालत की जो ऑर्डिनेंस है उसको आप रिपील करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास कोई डंडा तो होता नहीं है, कोई और तो उनके पास बंदूक तो होती नहीं है। कोर्ट्स जो हैं वो अपने फैसलों पर अमल दरामद कराती हैं इसी तौहीन अदालत की वजह से, कि अगर आप ये काम ये नहीं करेंगे तो यू विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब आप कोर्ट से ये ताकत ही छीन लेंगे तो आप कोर्ट को तो बिल्कुल रिडंडेंट कर देंगे। फिर आप कि हमने कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनाती के अंदर इजाफा करना है, तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि अगर तो आप वाकई इतने खैर खां हैं और आप वाकई ही जजेस का नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर लोअर कोर्ट से शुरू कीजिए। आज आपके मुल्क में 20 लाख से ज्यादा केसेस हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। पहले आप हाई कोर्ट के अंदर जितने जजों की ऑलरेडी कैपेसिटी है उसको तो पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में आज जो 17 मेंबर बेंच है उसमें आज भी तैनातियां हैं जो नहीं हुई हुई। जो एग्जिस्टिंग बेंच की स्ट्रेंथ है वो तो आप पूरी कर नहीं पा रहे, जो हाई कोर्ट की एग्जिस्टिंग बेंच की स्ट्रेंथ है वो तो आप पूरी कर नहीं पा रहे। आप उनका नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। नंबर बढ़ाने की वजह सिर्फ ये है कि आप दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो जजेस खड़े हो गए हैं, जो जजेस आपके फैसले और आपके गलत फैसलों की तायीद नहीं कर रहे, उनको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, उनका नंबर कम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के जजेस को आप बेंचेस पे बिठाना चाहते हैं। यकीनन ठीक, अगर आप इतना बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके जिस चीज के लिए ये ऐवान बने उनको इस्तेमाल करें। ये ऐवान एक दूसरों पे सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए बने, ये ऐवान सिर्फ तकीरें करने के लिए नहीं बने। कानून साजी हमारा बुनियादी काम है एज लेजिस्लेटर्स, एज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, और ये कानून साजी इन ऐवानों में होनी चाहिए। ये आपकी तजावीज जो है ये स्टैंडिंग कमेटीज में आनी चाहिए। लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का काम ही यही है कि आप उसके अंदर इसको लाएं, इसके ऊपर शहर हासिल
गुफ्तगू हो, अगर आपको किसी कानूनी माहिर की एक्सपर्टीज की जरूरत हो आप उसको इनवाइट करें और इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट के बाद ये फैसले होने चाहिए। सर पॉइंट आ गया जैन साहब, सर मेरे बिल्कुल ठीक से पॉइंट आपका आ गया। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें मैंने आपका टेक लेना है। एक तो ये कि सर JUIFA के हवाले से भी खबरें ये हैं कि अब कुछ अंडरस्टैंडिंग एक बनती हुई नजर आ रही है कि पार्लियामेंट के अंदर JUIFA और PTI एक पेज पे होंगे। एक तो जरा इसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये फरमाइएगा कि जलसे के लिए 8 सितंबर के कोर्ट भी जा चुके हैं, शुएब शाहीन साहब भी एक दरखास्त लेके गए हैं, तो अब आपको वाकई किस हद तक कितना फीसद ये इम्कान नजर आता है कि 8 सितंबर को भी हुकूमत आपको इस्लामाबाद में जलसा करने देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि आज अगर मैंडेट चुराया गया है, आज एक अगर 17 सीटों वाली जमात को हमारे पर मुसल्लत किया गया है, तो दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं इस पर बात कर रही हैं। JUIF उस जमात, उन अपोजिशन जमातों में से एक जमात है, तो उस 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर हम सारे इकट्ठे हुए। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की ट्रेडिशनली आपस में डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मसला हमारी ज़ात से बड़ा है, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है और पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार का है, उस पर हम सारे इकट्ठे होना चाह रहे हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ बढ़ाया, मौलाना से हमारी बहुत सारी नशिस्तें हुई भी हैं, हमारी क़यादत उनको मिली भी है, और हम चाहते हैं कि अगर इस पॉइंट के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाएं तो हम एक आवाज़ होकर इस पर बात कर सकते हैं। जहां तक बात आपने की है 8 फरवरी के जलसे की, 8 सितंबर तो 8 फरवरी को जलसा होना चाहिए, सॉरी 8 सितंबर के जलसे की, तो 8 सितंबर को जलसा होना चाहिए। आपने देखा कि हमने जो पहले भी मुलतवी किया था अपना जलसा, उसकी बुनियादी वजह यह बनी थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम फैसला आ रहा था, हुर्मत रसूल की बात हो रही थी, और रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख उन्होंने किया हुआ था। इमरान खान साहब का मानना ये था, क्योंकि ये हम सब मिनहसुल कौम एज मुसलमान बिलीव करते हैं कि हुर्मत रसूल से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और हम ऐसा कोई इकदाम ना उठाएं जिससे उसके ऊपर कोई एडवर्स रिएक्शन आए या एडवर्स एक्शन आए। हमने मुलतवी किया, फिर हमें गारंटी दी गई हुकूमत की तरफ से कि 8 तारीख को जलसा होगा। आज की बात अगर करें तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि हम इस जलसे को फैसिलिटेट करेंगे। पिछली दफा हुकूमत ने क्या किया, 11th आवर के ऊपर NOC को रिवोक किया और एक मेरे समझने में गैर जिम्मेदाराना हरकत की, गैर सियासी और गैर जिम्मेदाराना हरकत की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को PTI के आमने सामने की। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए जलसे को। क्यों? क्योंकि जलसा करना हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान का आइन हमें ये हक देता है कि हम जो है राइट टू असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा हक है। हमें 8 तारीख को जलसा करने देना चाहिए। इंशाल्लाह पुरअमन होगा और पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में एक जलसा होगा। दुरुस्त। अच्छा, खान साहब के हवाले से 2 सवाल जैन साहब करना चाहूंगी। एक तो ये कि खबरें ये है कि खान साहब को जेल में कुछ जो मसाइल का सामना करना पड़ता है उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, उनको बिला वजह इरिटेट करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ चीज़ों से, और ख़ास तौर पर सेल के हवाले से भी, और फिर ये भी खबरें हैं कि उनसे मुलाकातियों को भी महदूद कर दिया गया है। एक तो उसके हवाले से बताएगा कि उसकी इंसाइट क्या है। दूसरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन कंटेस्ट वो कर रहे हैं, तो ये भी इतलात हैं कि वहाँ पर उनके खिलाफ कई ख़त लिखे गए हैं, जिसमें दरख्वास्तें भी भेजी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से या उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई है। तो आपको लगता है कि इससे उस कैंपेन पे कोई फ़र्क पड़ेगा या उस इलेक्शन कंटेस्ट करने में कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा अडियाला जेल 1 साल डेली बेसिस पे जाना हुआ है। ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि हर कैदी के भी हकूक होते हैं, और जेल मैनुअल के तहत एक प्रिस्क्राइब्ड तरीकाकार है जिस तरीके से आपने कैदियों को ट्रीट करना है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी दुरुस्त था, ये इमरान खान साहब के लिए भी दुरुस्त है कि इनको एज पर जेल मैनुअल जो इनकी डिजायर्ड फैसिलिटीज होती हैं कत्तन उसके करीब तर नहीं रखा गया। जहां तक इमरान खान साहब से मिलने की बारी आ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के मिलने के ऊपर बहुत सारी कदगन लगाई गई हैं, बहुत सारे लोगों को रोक दिया जाता है उनको मिलने से, उनको नहीं मिलने दिया जाता। और अगेन ये उनके बुनियादी हकूक में शामिल है कि राइट टू लीगल काउंसिल, अपने वकला से मिलने की उनको इजाज़त होनी चाहिए, अपने ख़ानदान से मिलने की उनको इजाज़त होनी चाहिए। और जैसे कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 6 लोगों से इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए जिसको वो खुद डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब का एक्सेस बहुत बड़े पैमाने पर रोका जा रहा है और चंद लोगों से मिलने दिया जा रहा है। दूसरा सवाल आपने किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ रहे हैं।
जैसे किसी भी इलेक्शन में होता है कि आपकी एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, उस स्क्रूटनी के प्रोसेस से आप गुजरते हैं और जब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरपर्सन हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 10वीं बड़ी जमात है। और इमरान खान साहब सियासत से हटकर भी उनकी फिलैंथ्रोपी, जिस किस्म का उन्होंने अच्छा काम किया है, उससे पहले जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है, आलमी दुनिया के अंदर इमरान खान का एक बहुत बड़ा नाम है। सियासत से हट के भी इमरान खान का बहुत बड़ा नाम है। तो इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेरे समझने में के लिए अच्छा होगा कि इमरान खान साहब का नाम उनके साथ मुंसलिक हो। इमरान खान साहब ऑलरेडी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, तो अगर वो एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर रह चुके हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर बने जो उनका एल्मा मैटर है, जहां से वो खुद पढ़े हुए हैं। ठीक, अच्छा ये फरमाएगा सर आखिर में कि आरिफ अलवी साहब के बारे में है ये खबरें कि वो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो एक्टिव हुए हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो वो अब आपको क्या लगता है कि वो जो PTI के खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी ग्रुप्स बने थे उसका खात्मा किस हद तक हो सकेगा आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक तो PTI खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई है, जिसका मकसद ही ये है कि हम अपने गवर्नेंस के तरीक़ाकार को बेहतर कर सकें, अपनी डिलीवरी को बेहतर कर सकें। सर ये देखें, ये आप बात करते हैं ना परफॉर्मेंस की, डिलीवरी की, तो मेरे समझने में डिलीवरी की जो सबसे अच्छा मेयार होता है ना, वो होता है इलेक्टेबिलिटी और री इलेक्टेबिलिटी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसको सिंपल मेजॉरिटी मिली KPK में। जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3/4 की हमारी मेजॉरिटी है। तो विद एवरी पासिंग इलेक्शन हमारी पॉपुलैरिटी वहां पे बढ़ी है। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि हमने वहां पर डिलीवर किया है, तो हमारी पॉपुलैरिटी वहां पर बढ़ रही है। तो उस डिलीवरी को मनुज़ खातर लाते हुए उस डिलीवरी को मजीद बेहतर करने के लिए गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई गई है और इंशाल्लाह वो अपनी रिपोर्ट्स देंगी। जहां तक इख्तलाफात की बात है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है, तो मेरा उस पर एक ज़ाती मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों में लोगों की ओपिनियन फ़र्क होती है, इसीलिए सियासी जमातों में कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी जैसे ऐसे फोरम्स होते हैं जहां पर जाकर उनकी बात की जाए। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि अपनी पार्टी की बात जो है पब्लिक में की जाए या TV पे की जाए, बट अगर कोई इख्तलाफ राय है तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है, ये होनी चाहिए। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जब एक जमात फैसला कर ले, जब एक क़यादत फैसला कर ले, हमारी जमात के केस में इमरान खान साहब हमारे बानी चेयरमैन हैं, जब चेयरमैन कोई फैसला कर ले तो चेयरमैन की बात पे सब लब्बैक कहते हैं, और दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। उससे पहले जो मर्जी होता रहे, किसी की कोई मर्जी ओपिनियन हो, सबकी ओपिनियन हमारे लिए जो है मोहतरम है, बट फैसला जब जमात का हो जाएगा, पार्टी की डिसिप्लिन के तहत जमात फैसले की पाबंद होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ज़ैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। यकीनन फाइनल डिसीजन जो है वो पार्टी लीडरशिप का होता है और उसको फॉलो करना पार्टी के तमाम अमायदीन के लिए जिम्मेदारी भी है। अब देखना होगा कि आया आरिफ अलवी साहब जो कि प्रोएक्टिवली अब कोशिश कर रहे हैं इन इख्तलाफात को ख़त्म कराने की, किस हद तक इसमें मावून साबित होते हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद मईशत के हवाले से आज एक अच्छा दिन नहीं था क्योंकि मुल्क गिर हड़ताल की गई, शटर डाउन ताजिर बरादरी की तरफ से, और उसका हमने ख़ास तौर पर जो शो केस करने की कोशिश की गई उस कम्युनिटी की तरफ से वो इस्लामाबाद का एहतजाज था, लेकिन कई बड़े शहरों में भी ये हड़ताल कामयाब रही। किस हद तक इसके मुज़िर असरात होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, ताजिर कम्युनिटी के ऊपर और ख़ुद पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक सफ़र करेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अजीब सूरत हाल नज़र आती है। एक तरफ हुकूमत ये बात करती है कि हमने किफ़ायत जारी करनी है, कई इदारों को दीगर इदारों में ज़म करने की बातें हो रही हैं। कभी ये बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किफ़ायत जारी की नई मिसालें कायम की जाएंगी, लेकिन वहाँ पर भी उल्टी गंगा बहती हुई नज़र आती है। फिर दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर होती नज़र आती हैं, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है कि लगता नहीं है कि इकॉनमी की सूरत हाल कभी संभल सकेगी। जिस तरीके से आज ताजिर बरादरी की तरफ से हड़ताल की गई मुल्की सतह के ऊपर, उससे लगता यह है कि ताजिर बरादरी को टैक्स नेटवर्क में लाना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन को बंद करने के हवाले से जो खबरें हैं उसमें भी बड़ी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। यानी जहाँ पर भी आप क्रॉस कटिंग करने की कोशिश करें वहाँ पर मौजूद इदारों के लोग आपको ये काम नहीं करने देंगे। इससे फिर कैसे पॉलिसीज़ बेहतर हो सकती हैं? खुद हुकूमत के लिए तमाम वो चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है, लेकिन इसका अल्टीमेट
लेजिटिमेट सोल्यूशन क्या है, इसी के ऊपर बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर माशियात भी हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इस्लाहात हैं डॉक्टर अशफाक तौला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तौला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर ताजिर बरादरी हड़ताल करती है, वैसे तो कभी इतना इत्तेहाद नज़र नहीं आता था, लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि बड़ी यूनिटी है और मुल्की सतह के ऊपर बड़े बड़े शहरों में कारोबार बंद है। सर, गलती हुकूमत की है या फिर ताजिर बरादरी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों की गलती है सना। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्कीम आई थी आपके प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम्स में, मैंने ये जरूर कहा था कि ये नॉन स्टार्ट है। और मेरा ख्याल है जब टैक्स जानते हैं जो लोग टैक्सोनॉमी नहीं जानते, पाकिस्तान में टैक्स जानना तो हर किसी के बस का काम है, वो कर लेते हैं। और एफबीआर में भी बहुत सारे लोग हैं जो पता है कि जी ये इस इनकम को टैक्स कर दो, मगर टैक्स को चलाना, उसका निजाम किस तरीके से चलेगा वो उनके बस की बात नहीं है। उसको इकोनॉमी में कैसे फिट इन करना है वो उनके बस की बात नहीं है। लास्ट ईयर या ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि इनसे आप टर्नओवर बेस 1% आप ले दें, ठीक है जी। और ये बात एग्री हो चुकी थी ताजिर नुमाइंदों से, उन्होंने बाकायदा उसकी खुशी में मेरे एजाज में एक दावत की थी कि जी आपने हमारी जान छुड़ा दी। 1% हमने कहा था कि जहां से आप खरीदेंगे, चाहे इंपोर्टर से खरीदें या मैन्युफैक्चरर से, वहां से आपका टैक्स कटवा देंगे। 3 करोड़ तक जिसका भी हुजूम होगा टर्नओवर, वो फिक्स्ड में चला जाएगा, उसका कटा और खत्म। और जो उससे ऊपर है वो मिनिमम में चला जाएगा। एक सिंपल फॉर्म भी इनको दे दिया था। 3 एफबीआर के मेंबर मेरे साथ बैठे, 4 चीफ बैठे और 8 सेक्रेटरीज बैठे। उन सबके सामने ये बात तय हुई, मैं लिख के दे चुका था नॉट सो मेनी वर्ड्स टू द चेयरमैन एफबीआर कि जी ये बात हो गई है, अब आप इनकॉर्पोरेट कर दें। उस वक्त नहीं की गई। तो दैट वाज वो जो एक थी जिसको आप उसको अरेस्ट कर लेते हो और ये काम हो जाता और हो चुका था। जब ये ताजिर तो स्कीम आप उनको कहोगे कि जी रजिस्ट्रेशन करो और फिर इसके बाद सिंप्लीफाइड रिटर्न भरो, तो ये समझते हैं मौत के फरिश्ते को घर का दरवाजा दिखाना है, तो वो कभी नहीं आएंगे। फिर आपने क्या काम किया कि उस स्कीम में तो आप अभी चल ही रहे थे, फिर वही मेरी वाली स्कीम को आपने डिफरेंट कनोटेशन के साथ बजट में भी डाल दिया। अब वो कंफ्यूजन का शिकार है सारे। और जो उस वक्त चेयरमैन बैठे थे एफबीआर के, उनको भी मैंने समझाया था कि जी देखिए, सिर्फ आप ये ताजिर दोस्त हटा दें, मेरी वाली स्कीम जैसे मैंने कहा है मिनिमम उसको आप कर दें, तो ये आज इतना ये मसला नहीं होता। आज भी मैं कहता हूँ अगर ये बैठे हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत बिगाड़ दिया है हुकूमत ने, मेरा ख्याल है नासमझी है ये हुकूमत की हमारी, कि जिनको ये पता ही नहीं है, जो हमारे जो इकोनॉमिक टीम है उनको नहीं पता कि ये टैक्स कैसे लगेगा और इसका एडवांटेज भी उठाया जाएगा। अच्छा तौला साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक तो ये मसला भी है ना कि टैक्सेस के नेटवर्क में और वो जो एप्स बनाई गई थी रजिस्ट्रेशन की, वो तो आइडिया अभी फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। लेकिन सर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम करने की बात भी कर रहे हैं। फिर ये जो यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मसला है, ये लोग भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो आपके ख्याल में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस बंद करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या वो फ़ायदेमंद नहीं है? जिस तरह इदारों को मुख्तलिफ दीगर इदारों में जम करने की एफर्ट्स हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये फैसले क्या कारामद साबित नहीं होंगे क्रॉस कटिंग के लिए? देखिए, इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए आपको कि आप यूटिलिटी स्टोर्स को भी प्राइवेटाइज करें और उनको बोलें जी ये स्टाफ है, इनको आप 3 साल तक कैरी करें और उनकी जो भी पेंशन आ रही है अपफ्रंट उनको आप सेटल करें, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, आप उनको चीज की आप जितना आगे लेके जाते हैं ना वो प्रॉब्लम आएंगे। इतने सारे कानून आप पास करें, एक कानून पास कर दें, ये धरने का कानून जो है ना कि भाई करना कहाँ एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो हर शहर के अंदर कि यहाँ आप धरना दे दें, और इस पे सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा कि आप इतना बड़ा आप देखें। ये पहले जब भी मैं बांग्लादेश की मिसाल देता हूँ, कब भी एजिटेशन होता था तो बांग्लादेश के अंदर जब भी एक्सपोर्टर्स आते थे उनकी गाड़ियों को जाने की इजाजत होती थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बांग्लादेश में एक्सपोर्टर्स को भी आने जाने नहीं दिया गया। इसके नतीजे में $5 अरब का उनको नुकसान हो चुका ऑर्डर्स का। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो, जिसको आना है वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराए और उनके लिए प्रॉपरली इनको इंतजाम होने चाहिए। मगर ये हर कोई ये चाहता है सड़क पे बैठ के लोगों को तंग करो,
तो अगर आपका बुनियादी हक मारा जा रहा है तो जिन लोगों का आप बुनियादी हक मारे उनकी तदारुक कौन करेगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरा अहम मसला आईएमएफ के हवाले से है। सर, ये फरमाइएगा कि कुछ एफबीआर में रिफॉर्म्स की बातें भी आईएमएफ की डिमांड में शामिल थी। तो आपके ख्याल में ये जो एफबीआर के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग का निज़ाम हो रहा है, वो उसी एमा पर हो रहा है? और दूसरा, आईएमएफ के एग्रीमेंट में आखिर किस बात का डिले है? अभी 4 सितंबर का जो शेड्यूल आया है उसमें भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। तो क्या कहा जाए कि क्या वजह क्या है कि पाकिस्तान अभी तक उसमें शामिल नहीं हो सका? वो जो दोस्त ममालिक से रोल ओवर होने हैं अमाउंट्स, क्या वही एक रीज़न है या कोई और भी पसे पर्दा मसला है? मेरा ख्याल है पहले सितंबर का टारगेट देखेंगे कि हम कितना अचीव करते हैं, कितना शॉर्टफॉल आता है, और उसके बाद जो मेरी अपनी पर्सनल राय है। दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, मीडिया में कह चुका हूँ, एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी बना के दी है। अब आपने स्टीफन डर्किन को लेके आए, उस वक्त मैंने कहा था वो बेचारा नहीं चला सकता। क्या हुआ? नतीजा 0/0। आप आईएमएफ के पास गए, आपने इतनी महंगाई की हुई है, आप मुझे बताएं, उनके कहने पे आपने सारी एडजस्टमेंट की हुई है। जहां आपको कॉस्ट कटिंग करनी है वो आपका इंटरेस्ट है, आपका मार्कअप जो गवर्नमेंट पे कर रही है 464% उसको कम करना है। 9% कम आपका सिर्फ एक्सचेंज रेट में बिल्डर है। तो ये आप चीजें कम करें। आप आईएमएफ के पास बिल्कुल आईएमएफ की जो सलाहत है उसको आप बिल्कुल उसको मॉनिटर करें, उसको आप इन्फोर्स कर दें, मगर आप आईएमएफ के चुंगल में ना रहें, बिकॉज आईएमएफ के चुंगल में रह के आप कभी फलाह नहीं पा सकते। एक इस्लामी रफाई मुमलिकत पाकिस्तान नहीं बन सकती। आपको हटना पड़ेगा। लेकिन पहले आप कहते थे कि आखिरी प्रोग्राम है, फिर आप कहने लगे नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं जी टैक्सेशन दे दे। अब आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात करिए, ये बैठे हुए आज तारीख नोट कर लीजिएगा, जनवरी में ये इन्फोर्स होना। मैं आपको जून में अगले बैठूंगा, अल्लाह आपको और मुझे हयाती दे, हम बात करेंगे, 0/0 रिजल्ट होगा। बात सिर्फ इतनी जी है, आपको होम ग्रोन पॉलिसीज के साथ चलना पड़ेगा। आईएमएफ जाहिर बात है वो लेंडर है, वो अपने हिसाब से आपको पॉलिसियां देगा जो कि आपके इंटरेस्ट में नहीं होंगी, आपके आम के इंटरेस्ट में। हो सकता है अशराफिया के इंटरेस्ट में हो सकता है चंद इसके बेनिफिशियरी होंगे। और एक बात मैं अपने अवाम को भी कहूंगा, खुदा का वास्ता, ये जो सोशल मीडिया के चुंगल से बाहर निकले, ये पर्सनालिटीज के खिलाफ जब हम जाते हैं ना किसी को, और जब उसका मीडिया ट्रायल कर देते हैं, तो इस मुल्क में आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। फिर नहीं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सर, मुझे ऑप्टिक्स के ऊपर भी बताएं। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये जो वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से फ्रॉम डे वन ये कहा गया है कि हम किफ़ायत शारी करेंगे, कैबिनेट को महदूद रखेंगे, अखराजात को महदूद रखेंगे, लेकिन अगर पंजाब की तरफ रुख करें तो हर दूसरे दिन एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। दूसरी तरफ अभी वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया है कि हम अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे, वजारतों को ज़म कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो सरकारी इदारों का इंतजाम किया जा रहा है या उनको अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस एफर्ट को पॉजिटिव लेना चाहिए या ये उल्टा और नुकसानदेह साबित होगा? मुझे एक बात बताएं, मैं आपको आज बता देता हूं, अगर आप वही $235 का लें तो 9% आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो आवाम को तो वहां रिलीफ चाहिए ना। उससे आपके आटा चावल दाल भी कम हो जाएगा, उससे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, उससे आपकी ग्रोथ भी चलेगी। आप इंपोर्ट को बिलाशुबा रोक के रखें, और अभी भी रोका है, वैसे भी रोक सकते हैं। तो आईएमएफ की क्या ऐसी कंपल्शन है या किसकी कंपल्शन है आपकी कि आप ये नहीं कर पा रहे? देखिए, असल फलाह तो वहां आप देंगे ना लोगों को, महंगाई कम करेंगे, उसमें बिजली के नर्ख भी कम हो जाएंगे, आपके आटे के नर्ख भी कम हो जाएंगे, आपका पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, आपका बाकी नॉन कोर इन्फ्लेशन भी सस्ता हो जाएगा। तो आप ऐसे स्टेप लें, आप बेबी स्टेप की बजाय एक मेजर स्टेप लेके निप इन द बट करें इस महंगाई को। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन तोला साहब, आखिर में ये इस चीज़ को अगर आप कंक्लूड कर सकें कि ये जो मसला है ताजिर बरादरी का, आपने इशू के ऊपर तो खुल के बात की है, सलूशन क्या है आपके ख्याल में? हुकूमत कह रही है हमने ऐप बना दी, रजिस्टर करवाएं, वो कहते हैं हम नहीं करवाएंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, टैक्स नेटवर्क में भी नहीं आएंगे। अल्टीमेट सलूशन क्या है? ताजिर अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, फर्म वो भी हिलने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी, तो एक तरह से दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अगर असूली तौर पर देखा जाए तो सर, टैक्स नेटवर्क में आना तो उनका फर्ज बनता है ना ताजिर बरादरी का। अब उसका फिर सलूशन क्या है आपके ख्याल में? मुझे 2 दिन दें, मैं 2 दिन के अंदर ये मसला हल कर सकता हूँ। नहीं सीरियसली, लेकिन कोई सलूशन तो आपके जहन में होगा ना, आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को? जी जी, वो सलूशन तो आप उससे मांगे ना जिसने सलूशन ना दिया हो। मेरी तो किताब लिखी हुई है सलूशन पे, और मैं इनको टेबल पे बिठा के इनसे मैंने एग्री कराया ये चीज।
देखिए आपने पहले आपने जबरदस्ती का वो बेवकूफाना CNIC के चक्रों में आपने उनको डाल दिया। जब उसका सोल्यूशन दिया तो अकड़ के 2 लोग आ गए और पूरे नेशन को तबाह कर दिया आपने। फिर इसके बाद ये भी निकाल के दिया मसला हल, तो क्या फायदा हुआ? मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये एक सिंपल सोल्यूशन को आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं? ठीक। अच्छा, ये मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपके ख्याल में? अब जिस तरह बातचीत करने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन वो जिस तरह इक्विप्ड होके आए हैं, आपको लगता है कि मसला हल हो सकेगा? टेबल पे होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, और आसान फ्रेम में होगा। अगर वो सूरत ना बिगाड़ते लास्ट ईयर तो ये मसला हल हो चुका होता और आज तक आपको 250 अरब का टैक्स भी मिल चुका होता और 40 लाख दुकानदार आ भी चुके होते। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक तौला साहब, सीनियर माहिर माशियात और साबिक़ ममलकत बराए इस्लाहात, हमारे साथ मौजूद थे। कुछ गलतियाँ हुकूमत की तरफ से हुई हैं और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि ताजिर बरादरी की तरफ से भी की जा रही हैं, लेकिन जब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे तब तक ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद ज़रा डिटेल में जानेंगे कि आखिर मुतालबात है क्या और उनमें और उनके हल में आखिर रुकावट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लगता है कि वफाकी दारुल हुकूमत एहतजाजों का मरकज़ बनता जा रहा है। जहाँ पर सियासी जमातें एहतजाज करती नज़र आती हैं, वहीं अब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस कम्युनिटी ने भी इस्लामाबाद में अपना मजमा लगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ ताजिर बरादरी बड़े पैमाने के ऊपर इस्लामाबाद में पहुँच चुकी है और एहतजाज कर रही है, और उनका अवलीन मुतालबा टैक्सेस में जो निफाज है उसका खात्मा है। वजूहात क्या हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के जो एहलकार हैं उनकी तरफ से भी भरपूर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख कर लिया गया, और उनका भी ये मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स का जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, इसको भी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत ने क्रॉस कटिंग करनी है तो फिर आखिर कैसे करे और कहाँ से शुरू करे, ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी पूरे मसले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस राय मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद हैं और वो एहतजाज की जगह पर ही मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त ताजिर बरादरी का जो एहतजाज है वहीं पर मौजूद हैं, इशू क्या है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने बात करने की कोशिश की है अभी तक उनसे? और बेसिक एक क्या यही मसला है कि टैक्सेस का निफाज ख़त्म किया जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसके अलावा भी कुछ दीगर चीज़ें हैं जो इनके ऊपर नाफिज करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बता सकें मुझे। बिल्कुल सना साहिबा, आप जानती हैं कि जब ताजिर दोस्त स्कीम का ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से, तो जो ताजिर हजरात हैं ये उस वक्त से इस ताजिर दोस्त स्कीम के ख़िलाफ़ हैं और गुज़श्ता 1 महीना ये FBR के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात भी करते रहे हैं, लेकिन FBR की जानिब से कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई और आखिरकार इन्होंने एहतजाज का और इस शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। तो बेसिक इनका मुतालबा ये है कि जो हुकूमत की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम का ऐलान किया गया है इसको सबसे पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनके मुताबिक इस स्कीम के तहत कोई एक जो है वो पैमाना नहीं है। किसी ताजिर से 60,000 एक दुकान के हिसाब से वसूल किए जा रहे हैं, किसी से 70,000, इसी तरह 1 लाख 2 लाख के हिसाब से वसूल किए जा रहे हैं। तो इनका ये मुतालबा है कि इसको तो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि FBR की जानिब से इनको बारहा हिरासा किया जा रहा है। और दूसरा इनका मुतालबा IPPs के हवाले से है, जिसके हवाले से जमात इस्लामी भी बात कर चुकी है, वो भी इस्लामाबाद में धरना दे चुकी है। इसके अलावा आजकल पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। तो इनका भी मुतालबा ये है कि उन मुआहिदों को रिवाइज़ किया जाए। और फिर इनका एक और मुतालबा ये है कि जो बिजली के बिलों के अंदर इनके मुताबिक कोई 13 किस्म के टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस को भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये 3 बड़े मुतालबात हैं और इस हवाले से इन्होंने आज का अल्टीमेटम दे रखा है और साथ में ये बताया कि 5 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर मुल्क भर के जो ताजिर हैं वो इस्लामाबाद के अंदर होंगे। तो ये सारा एक बैकग्राउंड है इनके एहतजाज का और इस वक्त ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब आज FBR ने थोड़ा सा रजामंदी का इजहार किया कि इनके जितने भी किस्म के जो मुतालबात हैं या ये दोस्त स्कीम के अंदर जो तरमीम कराना चाहते हैं, ठीक है हमारे साथ बैठे, हम वो तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो राना एहसान हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा हम इनके प्रेशर में नहीं आएंगे, ठीक है हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे लेकिन इनके दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हम जब ये समझ आती है तो दूसरी जानिब आप जानते हैं कि IMF ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आगे नहीं चलते, अभी ठहरे, मुझे 2-3 चीज़ें आपसे समझनी नहीं। एक सेकंड, आप अभी बात करें कि जैसे गवर्नमेंट तो मना कर चुकी है कि हम किसी भी किस्म के मुतालबात नहीं मानेंगे। अब ये जो इनकी एक एप्लीकेशन थी जिस पे उनको रजिस्टर होना था, वो एप्लीकेशन भी जब इंट्रोड्यूस की गई उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये जो टैक्सेस के निफाज की बात कर रहे हैं और बिजली के निर्खों की बात कर रहे हैं, ये बात तो पहले भी काफ़ी अरसे कर चुके हैं। मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि महीने 1.5 से ये सारी बातचीत हो रही थी,
तो उस वक्त क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया? यानी ये जो अब अल्टीमेटम देके फाइनली इस्लामाबाद आ चुके हैं, तो आगे का इनका लाहे अमल क्या है कि एक हफ्ते, एक दिन या कितने दिनों में अगर गवर्नमेंट ने बातचीत नहीं की तो फर्दर इनका एक्शन क्या होगा? आज जो सना साहिबा हमारी इनसे बातचीत जारी रही तो इनके जो तेवर हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे आज मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर कल ये ऐलानात होना शुरू हो जाएंगे। जो इनकी हड़ताल इस वक्त जारी है उसको फिर उसका जो दौरानिया है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और साथ में आज इन्होंने ये कहा है कि हम तमाम ताजरों को इस्लामाबाद में बुलाएंगे। दूसरी जानिब जो हम ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, इनकी जितनी भी किस्म की मीटिंग्स होती रही हैं हुकाम के साथ, FBR के साथ, उनको भी हम मॉनिटर करते रहे हैं। लेकिन FBR की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कोई इनको पॉजिटिव जेस्चर शो नहीं किया गया कि इनकी तसल्ली हो सके। तो हुकूमत क्योंकि जो ताजर दोस्त स्कीम है उसका निफाज हर सूरत करना चाहती है और इस वक्त आप जानती हैं कि FBR की जानिब से ये बताया गया है कि कोई 50,000 से ज़ायद ताजर उसमें ऐड हो चुके हैं उस स्कीम के अंदर। तो इनका मौक़िफ़ ये है कि वो ताजर दोस्त स्कीम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए और हुकूमत की जानिब से भी यही तेवर हैं कि किसी सूरत में इनकी कोई बात इस हवाले से तो नहीं मानी जाएगी। अच्छा मुर्तज़ा, अब देखें, आप भी मुझे बेहतर बता सकते हैं, इकोनॉमी को कवर, आप खुद भी इन चीज़ों को देखते हैं कि 50,000 तो पूरे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कोई बड़ा नंबर नहीं होगा मेरा ख्याल है। एक तो ये कि अंदाज़न कितने ताजरान होंगे, यानी 50,000 के नंबर से कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो तो बज़ाहिर एक फ्लॉप एप्लीकेशन करार दी जा रही है। दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब के भी कुछ शहरों में ये शटर डाउन हड़ताल हुई है, तो बाकी शहरों में कुछ अगर हमें बता सकें कि कितने शहरों में बाकी जो कारोबारी ज़िंदगी है मफलूज रहा, क्या सिचुएशन रही और कितना इससे नुकसान पहुँचा है कारोबारी तबके को भी और ख़ुद हुकूमत को भी आज के दिन की मुनासबत से? हमारी मालूमात के मुताबिक मुल्क भर के अंदर शटर डाउन हड़ताल है और जो हमारे पास मालूमात आई हैं उसके मुताबिक कोई 1 करोड़ दुकानें मुल्क भर के अंदर बंद की गई हैं। ख़ास तौर पे कराची में तो मुकम्मल तौर पे शटर डाउन हड़ताल है। हमें कहीं कहीं पर कुछ दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं और इस्लामाबाद में भी इसी तरह है। जैसे हम सुबह पारा मार्केट के अंदर थे, फिर G9 कंपनी हम गए तो वहाँ पर भी हमने देखा ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद की गई हैं क्योंकि जो मरकज़ी तंजीम है अंजुमन ताजरान, इसका पूरे मुल्क पर होल्ड है। ये मदर आप कह लें कि तंजीम है तमाम ताजरों की, और जब ये ऐलान करती है तो उसको फौरी तौर पर माना जाता है। और यहाँ पर जो ऐलान किए गए इनकी जानिब से, आज तंजीम की जानिब से, वो भी यही ऐलान किए गए कि तमाम मुल्क के अंदर एक इस वक्त तक तो शटर डाउन हड़ताल है और कल भी इसी तरह की जाएगी अगर आज हुकूमत ने कोई हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए। और हुकूमत की जानिब से तो इनके साथ कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की गई है। ये सिर्फ हुकूमत की जानिब से भी सिर्फ ऐलान है कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत की तरफ से भी कोई अभी तक मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जिस तरह इन्होंने एक मुतालबा किया कि 5 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दें, तो हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसा साइन शो नहीं किया गया। मुर्तज़ा, कतर कलामी की माजरत, इसका इस हवाले से एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरह JUIF ने सपोर्ट किया था, कल ही कह दिया था कि हम सपोर्ट करेंगे इस एहतजाज को, जमात इस्लामी ने भी इनकी सपोर्ट में बात की है, तो एक तो क्या इन सियासी जमातों के कुछ लोग हैं जो इनके एहतजाज में शामिल हुए हैं यकजहती के तौर पर, दूसरा पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने आके इनसे बातचीत की थी, तो ऐसा कोई मीडिएशन का किरदार कोई जमात अदा करती हुई आज नजर आई आपको सारा दिन? पीपल्स पार्टी के जो ज़्यादातर रहनुमा हैं वो यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन इस वक्त इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे हैं गुज़िश्ता 3 रोज़ से, उनके पास पहुँचे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ने यूटिलिटी स्टोर का आगाज़ पाकिस्तान के अंदर किया था। तो उस हवाले से इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ आए हैं। लेकिन ताजरों के हवाले से अगर बात की जाए तो सियासी जमातों ने अभी इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया है क्योंकि शटर डाउन हड़ताल है। ताजर अभी उस तरह सड़कों पर नहीं निकले हैं। ये ताजरों का अगला लाएअमल हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम शाम के बाद एक लाएअमल का ऐलान भी करेंगे, उसका भी हमें शिद्दत से इंतज़ार है कि वो क्या लाएअमल हो सकता है। जो सियासी जमातें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें नफीसा शाह में नज़र आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी नज़र आए और उन्होंने उनको थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश की है। बल्कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस बात की मुकम्मल तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, नफ़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है इसको बंद नहीं होने देंगे और उन्होंने आकर यहाँ पर तसल्ली भी दी है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग किया है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की नजकारी होगी, हर सूरत नजकारी होगी। अब देखते हैं कि ये ऊँट
किस करवट फिर बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीली तौर पर मुटाई नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद हमें अपडेट दे रहे थे। यकीनन एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स की जो बंदिश है या प्राइवेटाइजेशन कह लें, उसके ऊपर बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुल्क में अगर ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही है तो उसकी सपोर्ट में या कम अज़ कम उनसे बातचीत के हवाले से एक दो जमातों के अलावा कोई जमात भी कदम बढ़ाती हुई नज़र नहीं आती है। और बखूबी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर एक मुल्क के लिए पूरे 24 घंटे में अगर कारोबारी तबका शटर डाउन हड़ताल करता है तो माशी तौर पर ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अभी तक हुकूमत भी अपनी जगह पर फर्म पोजीशन इख्तियार किए हुए है और ताजिर बरादरी भी अब देखना ही होगा कि आखिर कौन सरनगू होता है एक दूसरे के मुतालबात के सामने। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।